ख़वातीनो हज़रात, स्वागत है मॉडल रिव्यू में। लंबे समय से वीडियोस नहीं आ पाई क्योंकि मैं कुछ दीगर पढ़ाई लिखाई के कामों में व्यस्त था और यूट्यूब का मामला स्टक हो गया। लेकिन फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से सक्रियता के साथ यूट्यूब पे काम किया जाए। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम रिलीजियस फिलॉसफी पे बात करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले रिलीजन की अलग-अलग फिलॉसफी पढ़ने से बेहतर है या उस पर बात करने से बेहतर है कि हम एक बेसिक उसके मॉड्यूल को समझ लें। और उससे भी पहले ये ज़रूरी है कि हम रिलीजियस फिलॉसफी को समझने से पहले ये समझ लें कि रिलीजन्स का ओरिजिन क्या है। मैं रिलीजन्स कह रहा हूँ, स्पेसिफिक रिलीजन नहीं कह रहा हूँ किसी। तो जो अच्छा एक बात ये है कि फिलॉसफी में जो हम रिलीजन को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसमें मुख्तलिफ बात ये है कि रिलीजन्स की जो अपनी सेट थ्योरीज है, वो थियोलॉजी है या उसका जो अपना मिस्टिसिज्म वगैरह है, तो बेसिकली उसकी जो फिलॉसफी है वो थियोलॉजी है। जो रिलीजन की अपने टेक्स्ट हैं, उनकी बात रिलीजियस फिलॉसफी में उस तरह से नहीं होती है जैसी रिलीजन में होती है, किसी भी रिलीजन में। तो रिलीजियस फिलॉसफी में हम रिलीजन के पैटर्न को, उनके हिस्टोरिकल पैटर्न्स को, उनके फिलोसफिकल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उनमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं और ये तय करने की कोशिश करते हैं कि इनका आधार क्या है। तो कुल दे के बात यह है कि उसके बेस की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ये रिलीजियस फिलॉसफी का मोटा मोटा काम है। मैं ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और आजकल लंबी वीडियोस लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी। तो खैर, हम रिलीजियस फिलॉसफी की बात कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना रिलीजन्स को पढ़ने से पहले और इवन रिलीजियस फिलॉसफी को भी पढ़ने से पहले क्यों ना मोटे तौर पर हम ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स पर बात कर ले। तभी फिर हम रिलीजियस फिलॉसफी और फिर अलग अलग रिलीजन्स की फिलॉसफी पर बात कर पाएंगे जो कंटेम्प्रेरी दौर में है। ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स की बात पहले करना जरूरी है, तो आज इसी पर बात होगी। देखिए, ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स को लेकर बहुत सारे विवाद, जैसा कि आमतौर पे एकेडमिक जगत में होते हैं, वैसे विवाद हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो दो चार थ्योरीज हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ऐसा है कि एंथ्रोपोलॉजी के आने से पहले, एंथ्रोपोलॉजी के आने के बाद तो कुछ उसमें नई चीजें जुड़ी हैं और फिर साइकोलॉजिकल हिसाब से भी उसमें जो साइक्लिकल ओरिजिन है उसके हिसाब से भी रिलीजन की अलग अलग व्याख्याएं हैं, खासकर ओरिजिन की, रिलीजन के ओरिजिन होने की, शुरुआत होने की। तो मोटे तौर पे एंथ्रोपोलॉजिकल दौर से पहले, मतलब एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने से पहले, जो रिलीजन्स को लेकर दो तरह की मोटी थ्योरीज काम करती थी। हालांकि उसमें और भी व्याख्याएं हैं, लेकिन हम उसको एकेडमिक फ्रेमवर्क में रखेंगे और बड़ी सीधी सीधी बात करेंगे। तो दो तरह की व्याख्याएं हैं। पहला तो जो है उसको कहते हैं डिवाइन रेवलेशन। डिवाइन रेवलेशन, जैसा कि आप आजकल कंटेम्प्रेरी दौर में जिन धर्मों को देखते हैं, उसमें खासकर ईसाइयत में या इस्लाम में या इवन हिंदुइज्म में भी आप देखेंगे कि आत्म साक्षात्कार वगैरह और ध्यान में उपलब्ध हो जाना, साधना के थ्रू ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध को आप देख सकते हैं। तो एक एक उनको डिवाइन रेवलेशन होती है। बुद्ध के केस में कहना ये ठीक नहीं है, लेकिन अदर केस में ठीक है कहना। तो एक डिवाइन रेवलेशन है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो कुछ आपके थ्रू बोलना चाहता है। प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे इस्लाम में प्रॉफिट्स तमाम हैं और कभी हम इस्लाम पे बात करेंगे लंबी। और हिंदुइज्म में भी ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुत से लोगों को अभी तक, इवन कुछ समय पहले तक, लोग क्लेम अक्सर करते रहते हैं कि हम इनलाइटेंड हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस रेवलेशन के से बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरह की बात ही मुझे लगती है।
एक तो हो गई डिवाइन रेवलेशन की बात, कि कुछ रेवलेशन हुई जिसको इल्हाम उर्दू में कहते हैं, कि इल्हाम हुआ और उस इल्हाम के बाद हमने कुछ ज्ञान आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया। दूसरी बात है, एक दूसरी जो थ्योरी है, और ये एंथ्रोपोलॉजी से पहले की थ्योरीज है, मैं बता चुका हूँ। दूसरी जो मेजर थ्योरी है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग वो रिलीजन का ओरिजिन मानते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलेक्ट, ह्यूमन इंटेलेक्ट धीरे धीरे विकसित होता है और विकसित होके एक सामाजिक व्यवहार के लिए एक रिलीजन फॉर्म कर लेता है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि थोड़ी इंटरेस्टिंग है, कि एक्चुअली जो रिलीजियस फिलोसफी है उसको जब मैं आपको ये पैटर्न बता रहा था तो उसमें एक बात मेरे से मिस हो गई, कि हम उसमें पैटर्न्स को तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हम उसमें ये भी पढ़ते हैं रिलीजन के मेजर फैक्टर्स क्या हैं। तो उसमें तीन बातें हैं जो आमतौर पे रिलीजियस फिलोसफी को पढ़ने से पहले पढ़ाई भी जाती हैं और बताई जाती हैं। तो एक तो उसमें आता है थॉट, दूसरा है एक्शन। तो दो चीजें बड़ी मेजर हैं, एक थॉट, इमोशन और एक्शन, तीन चीजें, माफ करिएगा। तो तीन चीजें बड़ी मेजर हैं, थॉट, इमोशन और एक्शन। इन तीन चीजों को जब तक ये तीनों चीजें कंबाइन नहीं होती हैं तब तक कोई भी रिलीजन फॉर्म नहीं होता है। आप आज भी देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि एक थॉट है, एक विचार है, एक आइडिया है, और उस आइडिया के इर्द गिर्द फिर आपके इमोशंस उससे टाई अप्स हैं, फिर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो उपासना के अलग अलग पैटर्न हो, मतलब एक्शंस हो, या कुछ और भी हो, अलग अलग तरह की उपासनाएं हैं। तो हम खैर इस पे थे ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन इंटेलेक्ट, और फिर तो कुल इस तरह से है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट से रिलीजन आगे बढ़ता है और रिलीजन का विकास होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल अगर नजर से देखे तो जो मेजर रिलीजियस थ्योरीज रही हैं वो एक तो रही है एनिमिनिस्टिक थ्योरी, दूसरी दूसरी जो है उसको मैं शायद टोटमिज्म, हाँ, टोटमिज्म भी उसका हिस्सा है, और एक घोस्ट थ्योरी है, इंटरेस्टिंग है वो। और इस तरह से मोटे तौर पे गोल्डन बॉग करके किताब है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद जे फ्रेजर की किताब है वो, जिसमें वो रिलीजन का ओरिजिन मैजिक से मानते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल नजर में ये चार मेजर थ्योरीज हैं, एक एनिमिनिस्टिक थ्योरी, एक टोटमिज्म, और एक गोल्डन बॉग की मैजिक, और एक घोस्ट थ्योरी। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादा उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एनिमिस्टिक थ्योरी है वो तो ये मानती है कि रिलीजन का विकास इस आइडिया से हुआ है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, या पत्थर, सभी चीजों में एक आत्मा का वास है, और वो इस आत्मा की पूजा परफॉर्म करते हैं अलग अलग तरीकों से। अब इसका क्रिटिक मोटे तौर पर ये रहता है कि चूंकि जो आत्मा का प्रत्यय है, खासकर जो आत्मा का आइडिया है, ये आइडिया बाद में डेवलप हुआ है। तो एनिमिनिस्टिक थ्योरी बहुत ओरिजिन के लिए तो नहीं चलती है, बाद में इसका काफी क्रिटिक हुआ। घोस्ट थ्योरी की चर्चा मैं कर दूं कि घोस्ट थ्योरी एक्चुअली ये है कि आदिम समाजों में, पहले के दौर में, मनुष्य जो है मृत लोगों की पूजा करता था, मृत आत्माओं की आप कह सकते हैं। आज के दौर में हमारे समाज में भी होती है पूर्वजों की पूजा वगैरह। तो प्राचीन समाजों में पूर्वजों की पूजा होती थी, खासकर जो मृत हो जाते हैं। उनकी मान्यता थी कि आत्मा शक्तिशाली होती है और नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उनकी पूजा परफॉर्म करते थे। उसमें बलि वगैरह का भी जिक्र आता है, बलि वगैरह दी जाती थी पूर्वजों को खुश करने के लिए। ऐसी एक थ्योरी टोटमिज्म की है। टोटम एक्चुअली एक एक प्राचीन जनजातियां जो होती थी, जनजातियों के दौर की बात है, तो उसमें वो एक अपना ईस्ट कोई सिंबल मान लेते थे, किसी जीव को खासकर, या किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को। तो
उसको सिंबल मान लेते थे, उसको अपने देवता के तौर पर पूजते थे। अब देखिए ऐसा है कि एक रिलीजन में, बाद में हम इसको डिटेल में बताएंगे या पढ़ेंगे, कि एक पूरा नेचुरल रिलीजन है जो अर्लियर दौर का है, बहुत ही एकदम कदीम, पहले के दौर का है, आदिम दौर का है। तो उस पर हम बात कर लेंगे कि नेचुरल रिलीजन क्या होता है और फिर उसके बाद की डेवलपमेंट क्या है। खैर, तो हम टोटमिज्म पे बात कर रहे थे। टोटमिज्म में वही है कि एक वो सिंबल मानते थे आदिम जनजातियों में लोग, और उस सिंबल्स की पूजा वो परफॉर्म करते थे। उसमें अच्छा, इस सभी दौर में इतनी जितनी बातें कि उसमें अभी ईश्वर विचार या गॉड का थॉट नहीं आया है सच, क्योंकि मनुष्य जो है प्राइमरी तौर पर उस दौर में प्राकृतिक चीजों से घिरा होता था, और उसकी जो एक्शंस है, जैसे मैंने बताया कि थॉट, इमोशन और एक्शन, तीन चीजें, तो ये तीनों चीजें अपने सराउंडिंग से, अपने सोशल कंडीशन से प्रभावित थी जाहिरा तौर पर। वैसे ही थॉट, वैसे ही इमोशन उनको आते थे, और उसी तरह से वो अ, अपने एक्शंस को या पूजा को, अपनी उपासना को परफॉर्म करते थे। तो ये तो हो गई ये बातें। अच्छा, ये बातें उस दौर की हैं जब आप समझ लीजिए कि एकदम आदिम कम्यून एग्जिस्ट करते थे। मसलन अभी सभ्यताएं उस रूप में नहीं बनी थी। सभ्यताओं का बनना आप समझते होंगे कि नदियों के किनारे जब खेती वगैरह शुरू हुई, तब सभ्यताएं बननी शुरू हुई हैं, चाहे वो बेबीलोन की हो या सिंधु सभ्यता हो या कहीं की हो। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बेबीलोन की सभ्यता में भी ट्रिनिटी का जिक्र है, और करीम ऐसी सभ्यताओं में ऐसे तमाम जिक्र है। बाद में हिंदुइज्म में आज आप आज भी देखते होंगे। खैर, वो हमारा टॉपिक नहीं है आज। तो टोटमिज्म, टोटमिज्म हो गया, लेकिन टोटमिज्म को भी बहुत प्रिसाइज तौर पर क्रिटिकली एक्लेम्ड थ्योरी नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से समाज मिले हैं, और बहुत से ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ऐसे समाज मिले हैं अध्ययन करने पे, ऐसा पता चला है कि बहुत से ऐसे सोसाइटीज रही हैं, ऐसी ऐसी जनजातियां रही हैं जहां टोटमिज्म आमतौर पे नहीं रहा है। शायद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी टोटमिज्म नहीं मिला था, ऐसा मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ये हो गया टोटमिज्म भाई साहब। अब जो चीज है वो है, अब हमारे पास मैंने बताई थी दो बातें हैं, नहीं बताई थी तो बता दे रहा हूँ कि एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल नजर से हम देखते हैं रिलीजन्स का ओरिजिन, दूसरा हम साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखते हैं, यानी साइक्लिकल ओरिजिन है। तो साइक्लिकल ओरिजिन में मेजरली तीन बातें आती हैं। पहला तो वो कहते हैं कि रिलीजियस इंस्टिंक्ट है आदमी के अंदर, जो हमेशा से विद्यमान रहता है और आगे बढ़ता है, विकसित होता रहता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हेगल को अगर आप जानते हैं, तो हेगल का रिलीजन पर अच्छा काम है। मुझे एग्जैक्टली किताब का नाम, फिलोसफी ऑफ रिलीजन आई गेस किताब है हेगल की, बड़ी ही की किताब है। वो है तो नहीं मेरे पास, मैंने उसको ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मजा मजे की है। तो खैर, हम बात कर रहे थे साइक्लिक ओरिजिन ऑफ रिलीजन का। साइक्लिक ओरिजिन ऑफ रिलीजन में जो एक रिलीजियस इंस्टिंक्ट की बात आती है कि एक ह्यूमन में इस तरह का इंस्टिंक्ट है, और इस इंस्टिंक्ट से ही वो तमाम रिलीजन्स को फॉलो करता है या उसके एक्शंस को परफॉर्म करता है। इसकी भी वही मान्यता नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि कुछ रिलीजियस फैकल्टी है आदमी के दिमाग में, तो नाम अलग अलग रख लिया है, इंस्टिंक्ट को रिलीजियस फैकल्टी कर दिया है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस भी है, उसके गहराई में हम नहीं जा रहा है। कि ऐसी फैकल्टी है जो इंसानों को प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है किसी भी पैटर्न को मानने के लिए। तीसरी बात जो ओरिजिन की है, वो थोड़ी मारक है, मतलब मुझे भी मारक थोड़ी लगती है वैसे वो। उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ फियर।
ये बड़ी मजेदार बात है। थ्योरी ऑफ फियर ऐसा सिद्धांत है, उसको ऐसे समझा जाए कि हम एक कहानी के तौर पर या एक एक हम इमेजिनेशन के तौर पर उसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इमेजिन कीजिए कि मनुष्य आदिम दौर में है और बड़े बड़े जंगल में वो रह रहा है, और चूंकि उसको कोई एज सच नॉलेज है नहीं, जो प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं या जो जानवर हैं उनके साथ, तो उसको एज सच कोई नॉलेज नहीं है। उनकी नॉलेज न होने की वजह से आंधी, तूफान, बाढ़, आग, महामारी, तमाम बीमारियां, जानवर से बचाव या जानवरों का डर, तो कुल ले दे के इसमें एक ही इमोशन है, फियर। चौतरफा वो फियर से घिरा हुआ था। अब इस फियर का इलाज क्या हो सकता था उस दौर में, क्योंकि भाई मेडिकल साइंस उस दौर में तो थी नहीं, और ऐसे ही इंजीनियरिंग नहीं थी, बहुत सारी चीजें नहीं थी, आदमी की कोई सभ्यता नहीं थी, तो ये तो बहुत मॉडर्न टाइम की बातें हैं। किसी तरह का कोई सेटअप नहीं था रहने को, पेड़ों पर रह रहे हैं या उसके बाद गुफाओं में रह रहे हैं। तो ऐसे दौर में आदमी प्रकृति प्रकृति पूजा की तरफ जाता है। जैसा मैंने बात की थी आपको नेचुरल रिलीजन की, तो उसी भय की वजह से, उस भय से निपटने के लिए इंसानों ने संभवतः इस प्रक्रिया की शुरुआत की होगी कि उन्होंने किसी तरह की पूजाओं का आविष्कार किया। मसलन अगर आप देखेंगे तो प्राचीन समाजों में, लगभग सभी प्राचीन समाजों में अ, आपको प्राकृतिक शक्तियों की पूजा ही ज्यादातर होती दिखेगी। चाहे आप ग्रीक्स को देख ले, या आप माइंस को देख ले, या आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख ले, कहीं भी आप देख लें, तो आपको या इवन किसी भी रिलीजन के जो जो सबसे पुराने कहे जाते हैं या सबसे सीक्रेट कहे जाते हैं या जो भी हो, उनको भी आप देखेंगे तो उनके भी एकदम प्राइमरी दौर में आपको कहीं ना कहीं ये जिक्र मिलेगा कि आदमी प्रकृति पूजा के संलग्न रहा है, यानी प्रकृति पूजा को परफॉर्म करता रहा है। तो उसके पैदा होने का जो मेजर कारण एकेडमिशियंस देते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसका मेजर कारण फियर रहा होगा। उसी फियर की वजह से, उस फियर की वजह से उसमें थॉट, इमोशन और एक्शन, तीनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं। हालांकि बहुत सारे एकेडमिशियन इसका भी क्रिटिक करते हैं। अब देखिए क्या है कि जो जिस रिलीजन का है या जो जिस सेक्ट से बिलोंग करता है, आप कह लीजिए, मुझे ऐसा फील होता है उसकी अपनी जो फैकल्टी है वो उसके इर्द गिर्द ही चलती है। तो कोई रेवलेशन में मानता है, कोई किसी में मानता है, कोई इंस्टिंक्ट में मानता है, कोई कुछ मान सकता है, सभी मानने को फ्री है। लेकिन जब हम फिलोसफिकल तौर पर एनालिसिस करते हैं तो थ्योरी ऑफ फियर साइक्लिकल ओरिजिन में काम की थ्योरी नजर आती है। हालांकि उसके भी क्रिटिक्स हैं और भी अच्छे क्रिटिक्स हैं। तो मेजर जो रिलीजन्स का ओरिजिन को लेकर जो सिद्धांत काम करते हैं वो यही मोटे तौर पे है। इसमें हम बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं जाऊं और फिर आप देखें ना, तो उसका कोई मतलब भी नहीं होगा। एक छोटा प्रयास मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। जाहिर है इसमें काफी सारी गलतियां टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जरूर हो जाती है मुझसे, शूटिंग को लेके, और कई बार एंगल वगैरह को लेके, और कुछ कुछ चीजों को लेके, आवाज को लेके, माइक को लेके लोग कंप्लेन मुझसे करते हैं। लेकिन खैर धीरे धीरे उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मेजर ये हिसाब किताब है ओरिजिन का, रिलीजन के ओरिजिन का। बाकी हम रिलीजियस फिलोसफी पे कभी अलग से बात करेंगे इसके बाद, कि रिलीजियस फिलोसफी क्या है
और कैसे काम करती है, उसमें हम क्या-क्या पढ़ते हैं, क्या हमको पढ़ना चाहिए, और उसके बाद हम रिलिजन्स पर आएँगे, अलग-अलग रिलिजन्स पर। बाकी फिलॉसफी के और भी लेक्चर्स या अन्य विषयों पर भी बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालाँकि समय मुझे उतना नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ खासकर एनालिटिकल फिलॉसफी पे कुछ लेक्चर्स मैं शुरू करूँगा, क्योंकि एक तो वो मुझे पसंद भी है और मेरी फ्लुएंसी भी उसमें अच्छी है काफ़ी। तो उस पर, और फिर इंडियन वगैरह पे भी हम काम कर सकते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे कभी, धीरे-धीरे करके। तो फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम रिलिजन रिलीजियस फिलॉसफी को लेकर चलें, और फिर हम उसकी जब फिलॉसफी पे आएँगे, रिलीजियस फिलॉसफी पर आएँगे, तो हम समझेंगे कि फिलॉसफी में रिलिजन में क्या अंतर है, और रिलीजियस फिलॉसफी क्यों ज़रूरी है, क्यों उसको पढ़ना चाहिए, उससे क्या हासिल होता है, तमाम सारी चीज़ें हैं। खैर, सायोनारा, धन्यवाद, बने रहिए। हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूल जाता हूँ मैं हर बार कहना, लोग करते भी नहीं हैं आम तौर पे, करना चाहिए, देखते रहिए, लोगों को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।